नमस्कार, आपके सामने नंदिता कुडेशा हो और अब बात एक ऐसे जहर की जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को कैंसर का मरीज बनाता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पानी की, जो जहर तो बहुत पहले बन चुका था, अब वो कैंसर फैला रहा है। ये खबर देखने के बाद आपकी प्यास सूख सकती है। आपको एक गिलास पानी पीने से पहले 100 बार सोचना पड़ सकता है और इस बात की भी गुंजाइश है कि आप कोई भी सब्जी, फल या फिर चावल खाने से पहले ये पता करना शुरू कर दें कि ये किस राज्य के खेत में उगाया गया है। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से महज 65 किलोमीटर की दूरी से। हम कवर कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के जो सटे हुए ज़िले हैं, उसमें बागपत है, उसमें मुजफ्फरनगर है, उसमें गाज़ियाबाद है, उसमें मेरठ है। और हम ये आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ज़िलों से जो नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ बहती हैं और ये बहती हुई नदियाँ दिल्ली के यमुना में जाके मिलती हैं, तो किस तरीके से इन नदियों का जहर, इन नदियों में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आके मिल रहा है, वो किस तरीके से लोगों को विकलांग कर रहा है, अपंग कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और मौत के मुंह में धकेल रहा है। डीएनए के दर्शक कृपया ध्यान दें, ये यात्रा आपको और आपके पूरे परिवार को सावधान भी करेगी और बेहद परेशान भी करेगी। इसलिए अपनी अच्छी सेहत का ख्याल करते हुए आपका इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना जरूरी है। ये नदी जो आज से तकरीबन 30-40 साल पहले चमचमाती हुई नदी हुआ करती थी, आज ये इस हालत में पहुंच गई है कि ये सिर्फ एक काला पानी है। क्या इसको देख के आप कह सकते हैं नदी है? यहाँ लोग इसको नदी नहीं मानते, ये मानते हैं ये एक नाला बहता है जो गांव के बीचों बीच से गुजरता है। हम उन तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ होंगे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीनियर साइंटिस्ट रहे डॉक्टर सीबी सिंह। कितना गंदा पानी हो चुका है अभी आज के टाइम में? इन नदियों को नदी ना कह के ड्रेन कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पानी जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट भी आई, उसमें उन्होंने बताया कि ये पानी ना तो पीने लायक है, ना कपड़े धोने लायक है, ना नहाने लायक है, इवन ये इरिगेशन के काबिल भी नहीं है। जो इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो परमिसिबल लिमिट से कई गुना ज़्यादा है। और इस नदी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक जीरो है, कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। जल ही जीवन है, ये बात कहने और सुनने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के बागपत और बड़ौत के ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां जल जीवन नहीं देती बल्कि जीवन ले लेती है। इस नदी में जिस तरीके का जहर है, जिस तरीके के हेवी मेटल्स हैं, इसी नदी से सिंचाई होती है। अब देखिए, ये पंप लगा है, इसी पंप से, इस पंप का वो हिस्सा पानी में डाला जाता है और उसके बाद इसी पंप से सिंचाई होती है इन खेतों की। जो खेत यहाँ खड़े हैं, ये पंप आप देख रहे हैं, ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुँचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएं या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी? गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें? जब उस सब्जी तो खानी ही है, इसी को खाते हैं। तो इसी से सिंचाई होती है? इसी से सिंचाई होती है। बागपत और बड़ौत जिलों के गांवों से निकलने वाली कृष्णा, काली और हिंडन नदियां गांव वालों की प्यास नहीं मिटा रही बल्कि उनका जीवन मिटा रही है। हमें इस गंभीर स्थिति की जानकारी मिली तो हमने सीधे
ग्राउंड जीरो जाकर एक एक सच की पड़ताल करने की ठानी। इन नदियों का पीछा करते हुए हम सबसे पहले गांगनौली गांव पहुंचे और वहां पहुंचने पर हमने जो कुछ भी सुना या देखा उसे जानकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए जरा। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। हमारे मकान से 200 मीटर की 150-200 मीटर के बराबर में ही नदी बह रही है, कृष्णा नदी। उसका इतना गंदा पानी है, अब से करीब 15-20 साल पहले उसमें बहुत शुद्ध और साफ पानी आता था। पशु नहाते थे, आदमी भी गांव के जाकर उसी में स्नान करते थे। अब इतना गंदा पानी है कि उसमें हाथ डालना भी मुश्किल है। बिल्कुल काला पानी, फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल का पानी। जितनी भी फैक्ट्री यहाँ से लेकर हमारे यहाँ से सहारनपुर तक हैं, वो सब बिना ट्रीटमेंट के उसमें अपना पानी डाल दिए हैं। इतना गंदा हो चुका है और वो हमारे नीचे के स्रोत द्वारा हमारे हैंड पाइप और ट्यूबवेलों तक पहुँच गया है। सब पानी एकदम से बर्बाद ख़राब है। चुनाव के टाइम पर जितने नेता लोग यहाँ आते हैं, हम सबके सामने कहते हैं कि यहाँ ये पानी का प्रदूषण है, ये बहुत ख़राब है, इससे पानी बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं। तो वो आश्वासन तो देकर जाते हैं, क्या कहते हैं ये इसको हम इसकी आवाज़ को उठावेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, इसका कुछ रोकथाम करावेंगे। जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है उसको रुकवाएंगे, लेकिन कोई रुकवा नहीं पाया आज तक। अभी हमारी बात हो ही रही थी कि अचानक एक बच्चा आता है। देखने में ये मासूम आपको स्वस्थ लग रहा होगा। हाथ उठता नहीं नो मेरा ये। नाम क्या है? ये सिर्फ एक गांव के एक परिवार की कहानी नहीं है। यहाँ लगभग हर परिवार और सैकड़ों गांवों पर सजाए काला पानी साक्षात यमराज बनकर उनकी जीवन लीला का विनाश कर रहा है। लगभग 5 साल के पीरियड में 100 से ज़्यादा कैंसर से और हार्ट अटैक से मौत यहाँ की हुई। पता जब लगा कि डॉक्टर चंद्रवीर जी हैं, एक बार इनके पास जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ का पानी चेक करो आप। तो पानी इन्होंने चेक कराया और जिसमें पता लगा कैंसर के मतलब बहुत सारी बीमारी है। उसके बाद में हम यहाँ के लोग जागरूक हुए। पानी पीने की व्यवस्था, कोई उबाल के पीने लगा, जैसे जागरूक करके वो उबाल के पी लो, पानी से बचा जाए। जो ठीक ठाक परिवार है उन्होंने आरओ भी लगवाई, बाकी समाधान कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि अब तो कहीं आसपास के गांव में और दूसरे ज़िलों के गांव में ये भी बात आ गई है कि हमें बेटी नहीं ब्याहनी वहाँ। हाँ जी, कुछ लोग ये भी बता रहे थे, मैंने ये पूछा भी उनसे। ये भी है। तो ये भी कारण है कि पानी की वजह से लोग अब रिश्ता नहीं करने से सब पता है। हाँ बीमार हो, अपनी लड़की को विधवा कौन बैठानी चाहोगा। इस युवा को देखिए, इसकी उम्र 21 साल है, लेकिन इसका शरीर बच्चे से भी नाजुक है। ये इसकी उम्र 21 साल होगी, करीबन 7-8 साल से इसकी हड्डियों में टेढ़ाप, 7-8 साल बाद में इसकी हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो गया था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट करा, किसी भी ट्रीटमेंट से इसको कोई लाभ नहीं हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया। अब इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। कृष्णा, काली और हिंडन नदियों के प्रकोप की तलाश में हम एक पहलवान के घर भी पहुंचे, जो कभी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, लेकिन नदियों के गंदे पानी ने इनको पिछले कई वर्षों से घाट पर बिठा रखा है। हम इस गांव में जहां जहां भी गए, वहां हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन की तबाही ही देखने को मिली। बिल्कुल, जब तक माँ का दूध पिया बिल्कुल ठीक था। माँ का दूध छोड़ने के बाद जैसे पानी पी, ऊपर का पानी पिया, खाना शुरू किया इसने, तो जब से इसकी हालत ख़राब होती चली गई।
इसके बाद हम दूसरे गांव की तरफ बढ़े। अचानक रास्ते में हमारी नजर शुगर मिल से निकलने वाले एक वेस्ट ड्रेन पर पड़ी। आप बता रहे थे कि ये जो शुगर मिल है पास में, उसका पानी वेस्ट जो है उसका, वो सीधा का सीधा इस कृष्णा नदी के पानी में बिना ट्रीट किया हुआ ही मिलता है। और वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमें दिख रहा है यहाँ से। देखिए, आज की तारीख में तो मिल का सीज़न भी ऑफ है, गन्ने की पेराई भी नहीं हो रखी, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस चलता है और जो वहाँ पे आदमी रहते हैं उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना चाहिए। और जो बदबू आ रखी है, जो पानी का कलर है, ये स्वतः ही इंडिकेट करता है कि कोई ट्रीटमेंट करके पानी को नहीं डाल रहे। और ये पानी यहाँ से शुगर मिल लगभग किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा और ये सीधा हिंडन में जाता है ना। ये सीधा पानी हिंडन में जाता है? सीधा पानी नहीं, कृष्णा में जाएगा। हाँ, और जो कृष्णा मिलती है वो हिंडन में मिलती है। अल्टीमेटली ये जमुना में ही जाके मिलता है। जमुना में जाके मिलता है। उस नाले के तल तक आ गए हैं हम, जहाँ से उस कोऑपरेटिव शुगर मिल से जो पानी, जो इनफैक्ट जो वेस्ट है, निकल के और इसी स्रोत के ज़रिए सीधा आगे कृष्णा नदी में मिल रहा है। वो कितना ख़तरनाक है ये आप देख रहे हैं, जो पूरा का पूरा वेस्ट निकल रहा है। और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे कि ऑफ सीज़न है, इस वक्त गन्ने की पेराई नहीं होती है। इस वेस्ट पानी का रंग बता रहा है डॉक्टर साहब कि इसकी हालत क्या है। और इसकी बदबू हम दर्शकों को नहीं बता सकते, लेकिन हम और आप जिस बदबू में खड़े हैं, ये कितनी तीक्ष्ण दुर्गंध है इसकी। यहाँ पर स्मेल लेना मुश्किल हो रखा है। अदरवाइज़ जो पानी डिस्चार्ज होता है उसके तो पैरामीटर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने गाइडलाइन दी हुई है। और शुगर मिल से तो पानी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो ट्रेड एफ्लुएंट है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है। इट शुड बी जीरो डिस्चार्ज। इस गांव में पहुंचने पर हमारा स्वागत एक बड़े से बोर्ड ने किया, लेकिन अफसोस इस गांव के लोग अपने यहाँ किसी मेहमान को बुलाकर ये तक नहीं पूछ सकते कि पानी पिएंगे। अब देखिए, गांव में सरकारी खाना पूर्ति के नाम पे क्या किया गया, जो हैंडपम्प्स लगे हैं उस पर ये लिखवा दिया गया ताकि कागज़ों में ये दर्ज किया जा सके कि हमने तो घोषित कर दिया है कि वो पानी पीने लायक नहीं है, पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसा ही एक हैंडपम्प है इस गांव में जिसमें लाल निशान भी लगा है और जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन अगर ये पानी पीने योग्य नहीं है तो इसकी व्यवस्था सिर्फ लिखने से ये व्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाती। सिर्फ लिखने से सरकार और प्रशासन का काम खत्म नहीं हो जाता। बाकायदा इस हैंडपम्प को सील किया जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए और इसको ऐसी स्थिति में लाया जाना चाहिए जिससे कि पानी इससे ना आए। लेकिन अब हालत यही है कि एक तरफ लिखा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं है और जब आप इसका हैंडल चलाते हैं तो पानी बाहर आता है। सिंह साहब, क्या हालात हैं? अभी पानी पीना तो है इससे और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। जैसा भी कुछ है, विषैला हो या वैसा हो, पानी तो पीना ही है इसका। इस गांव से निकलकर हम अपने तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़े और वो था तबेलागढ़ी गांव। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे बेल्ट का सबसे दूषित पानी इसी गांव में आता है। तो ये है पानी तबेलागढ़ी गांव में जो हैंडपंप्स लगे हैं। और तमाम हैंडपंप्स, हम एक हैंडपंप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे गांव में जितने भी हैंडपंप्स लगे हुए हैं वहाँ यही पानी आता है। यही पानी पीने को विवश हैं। इसी पानी से खाना बनाया जाता है और इसी पानी से बच्चे पलते हैं यहाँ। ये जो तमाम बच्चे मेरे पास खड़े हैं, ज़रा देखिए, सबके हाथों में, ज़्यादातर के हाथों में आपको डंडे दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी से ही अपंगता है, अभी से ही पैरों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। ये बेल्ट जो है इसमें आर्सेनिक और लेड, मरकरी, मैं तो इसकी रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट कर चुका हूँ। इसमें बहुत ही खतरनाक तत्व हैं और यही रीज़न है कि जो बच्चे अपंग हो रहे हैं यहाँ पे। लगभग इस गांव में 600-700 की आबादी में 15 से 20% लोग बीमार हैं। उसमें ज़्यादातर अपंग हैं और कि जो स्किन डिजीज़ है, त्वचा की बीमारी है, वो तो लगभग 90% लोगों को है। जबकि एनजीटी इस गांव को हाईलाइट करके आदेश दे चुका कि उनको सभी को पीने का पानी मुहैया कराया जाए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी या एक बोतल पानी इस गांव में नहीं आई। तमाम एनजीटी की हिदायतों के बाद, नहीं, उनके आदेशों के बाद उन सब की अवमानना हो रही है। और इस एनजीटी में यहाँ के प्रॉपर इस गांव का नाम है, उसमें प्रॉपर इस गांव के बच्चे गए थे, यहाँ के प्रधान लेके गए थे 19 जुलाई को वहाँ पे एनजीटी के 5 जज की बेंच के सामने पेश किया इन बच्चों को। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सोई हुई है, अधिकारी सोए हुए हैं। सरकार और सिस्टम इन गांव और यहाँ रहने वाले लोगों की तकलीफ से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन सिवाय कागजी कार्रवाई के इनकी जानलेवा समस्या के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते।
वहाँ पर इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी समय से हैं। हालांकि हिंडन में ख़ास तौर से एक तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित पानी जो हम कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज, और साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। कई साल हो गए नदी ऑलमोस्ट डेड की तरह से नदी चल रही है, और उसका कुछ असर कुछ हैंडपम्प्स पे भी मिला है। वो काली और हिंडन जो नदियाँ हैं, यमुना भी है, गंगा भी, पोल्यूशन से तो अभी जो काफ़ी शिकायतें आती हैं और समस्या है, उसमें अलग अलग तरह की जो मेजर्स हैं हम लोग उठा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ पे हमने नया प्रोटोकॉल लागू किया है, जिसमें ज़्यादातर कि कम से कम एफ्लुएंट निकले। इस खबर को सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों तक समझने की भूल मत कीजिएगा। हमारी सीरीज के दूसरे हिस्से में आपके मुंह का स्वाद बिगाड़ने वाले विश्लेषण के लिए अपना समय अभी से सुरक्षित कर लीजिए। अमित प्रकाश, जी मीडिया।